आज उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। नमस्कार साथियों। अ, बिहार स्पेशल का टोटल प्रश्न आप देखे होंगे तो लगभग 20 से 25 प्रश्न दिखाई पड़ते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वे के प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा करंट अफेयर्स टोटल मिला के 25 प्रश्न के आसपास में हो जाते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर है इतिहास जानने का स्रोत क्या है, और यहाँ से भी कई बार बीपीएससी ने क्या किया है कि प्रश्न पूछा है। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आपका बिहार स्पेशल का क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि बिहार पृष्ठभूमि, कि बिहार का नाम पहले बिहार नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार का नाम पहले बिहार नहीं था। अब क्या हुआ, अब आप देखें कि 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार अली खिलजी के आगमन के बाद क्या हुआ कि काफी बौद्ध बिहार का नाम बौद्ध बिहार होते थे, जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो चर्चा होगा कि जानने का स्रोत क्या है, हमारे पास क्या स्रोत है कि आप बिहार के बारे में बता सकते हैं। तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, और साहित्यिक स्रोत के साथ साथ आप देखेंगे कि विदेश से आए हुए जो यात्री थे वह प्राचीन काल में और मध्य काल के साथ साथ आधुनिक काल में। तो पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है कि उस समय जो बिहार के क्षेत्र में उत्खनन में आर्कियोलॉजिस्ट को उपकरण, औजार, सिक्के, अभिलेख, गुफा, साक्ष्य जो मिला है, उसके तहत हम जानेंगे कि बिहार का क्या स्थिति है। दूसरी तरफ हम जानेंगे कि साहित्य, तो साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत को जानेंगे, जिसमें वैदिक साहित्य हो जाता है, बौद्ध साहित्य हो जाता है, जैन साहित्य हो जाता है। ये सारे साहित्य को हम लोग देखने का काम करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे पूर्व मध्यकालीन साहित्य तबकाते नासरी मिन्हाज सिराज की रचना है सर्वप्रथम, वहीं आपको बिहार शब्द मिला है। तो आपको ये जो तबकाते नासरी जो पुस्तक है उसके बारे में आपको पहली बार बिहार शब्द आया। तो देखेंगे कि वहां से यह प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। तो हम लोग आते हैं, एक एक करके देखने का काम करते हैं। पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, कि पुरातात्विक स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत से पुरातात्विक स्रोत कैसे सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को बिहार के जानने के संदर्भ में। तो पहला हमारा जो एरिया है कि पुरातात्विक स्रोत, तो 1 लाख ईसा पूर्व पुरापाषाण उपकरण जो है, 1 लाख ईसा पूर्व का पुरापाषाण उपकरण छोटा नागपुर पठार से मिला है। तो यह भी प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। दूसरा, बिहार के क्षेत्र में आप देखेंगे मैप लगा हुआ है। और बिहार में पाषाण कालीन जो पुरातात्विक स्थल है वह पटना, गया, वैशाली, मुंगेर, सारण से पुरापाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल मिले हैं। नवपाषाण नवपाषाण जो स्थल है वह चिरांद है, चेचर है, ताराडी, मनेर, सेनवार है। और ताम्रपाषाण स्थल यह भी सेनवार, ताराडी, मनेर, मांझी, चिरांद इत्यादि आते हैं। इसके अलावा फिर आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में आप देखेंगे लौ 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 काल को भी हम लोग देखेंगे, बिहार में लौ काल का क्या स्थिति है। तो पुरातात्विक स्रोत में जब हमने देखा कि पाषाण संस्कृति पाषाण संस्कृति के लोग भी बिहार में रह रहे थे। कहने का मतलब है कि पहले आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखाई पड़ेगा कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल 3 एरिया होते हैं। एक पिता के 3 पुत्र थे। और आप देख पाएंगे कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो सर्वप्रथम मानव के फॉसिल्स मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ बिहार है। तो आपके मन में जिज्ञासा होना जरूरी है कि सर बिहार में आदि मानव के बारे में जानने का क्या स्रोत था, या बौद्धिक मानव, हेमोसेपियंस मानव के जानने के बारे में क्या स्रोत था। तो हमने जस्ट आपको बताया कि वहां उस दौर में सर्वप्रथम 1 लाख बीसी के आसपास का साक्ष्य मिलता है, जो छोटा नागपुर पठार में आदिम मानव या प्राचीन मानव रह रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग केंद्रों में फैलने का काम की
तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा बिहार में मध्यपाषाण स्थल भी, नवपाषाण स्थल भी, और नवपाषाण काल के साथ साथ आपने देखा ताम्रपाषाण और लौह काल। तो एक चीज आपको बताते हैं कि जो काफी फेमस प्रश्न होते हैं, चिरांद, आपने नाम सुन रखा होगा। चिरांद जो है यह सारण का क्षेत्र है, गंगा और गंडक नदी के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के जो नियोलिथिक मैन थे वह अलग प्रकार के औजार उपकरण बना रहे थे, क्योंकि उस दौर में भारत के अलग अलग केंद्रों में नियोलिथिक मैन रह रहे थे, नवपाषाण काल के लोग रह रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि हिरण के हड्डियों का सींग बना रहे थे, ये अलग प्रकार का आपको दिखाई पड़ेगा। हिरण के हड्डियों का सींग मिल रहा था, हड्डियों का सींग मिल रहा है। अब सोचिए औजार उपकरण बनाए जा रहे हैं, तो ये अलग प्रकार का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसके जस्ट आप देखेंगे कि लौह काल, तो हमने कहा कि लौह काल बिहार में भी लौह काल है, लेकिन आपको सर्वप्रथम जानकारी दे देना चाहूंगा कि लोहे का साक्ष्य सर्वप्रथम आपको कर्नाटक से मिला है, और 1000 बीसी के आसपास में अज्ञात रूप से, यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, अज्ञात रूप से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश होते हुए वह कंधार और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला। ठीक इसी के बाद 800 बीसी के आसपास में आप देखेंगे कि वह आपको देख पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और 700 से 600 बीसी के आसपास में विदेह तक फैलने का काम किया। तो यह मौर्य लोहा ने क्या किया कि संपूर्ण भारत के लिए क्रांति, विश्व के साथ साथ एक क्रांति करने का काम किया, लौह काल। तो ये भी देखते हैं। लौह काल के बाद आप जानेंगे तो मध्य गंगा घाटी में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से NBPW मृदभांड, NBPW मृदभांड का दौर है। यहाँ से आप देख पाएंगे मौर्य काल तक, बुद्ध महावीर काल से लेकर मौर्य काल तक का जो मृदभांड मिले हैं वह आपको NBPW मृदभांड था। इसके जस्ट बाद पुरातात्विक स्रोत में, जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं मौर्यकालीन, कि मौर्य काल को कैसे जाना जाए, पुरातत्व के दृष्टिकोण से किस प्रकार से जाना जाए। तो मौर्य का टाइम पीरियड है 322 बीसी से लेकर आप देख पाएंगे कि 184 बीसी के आसपास में इसका समय है। और इस दौर में भारत के, यहाँ देखिए मौर्य एम्पेरर दिखाई पड़ रहा होगा, महान शासकों का क्रम मिलता है। यह ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्या किया है कि एक अलग, भारत की एक अलग पहचान देने का काम किया है विश्व स्तर पे। उसमें आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंबिसार हो गए, सॉरी बिंदुसार हो गए, और उसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि बिंदुसार के साथ साथ आप देख पाएंगे कि अशोक ने एक इतिहास की दशा दिशाएं बदलने का काम कर दिया। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी अभिलेख मिलेंगे आपको। कौन कौन सा अभिलेख है? 2 अभिलेख आपको याद रखना है। क्या भाई? तो आपको उत्तर प्रदेश में और सोगौड़ा अभिलेख, या आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसा लेख है जिसमें अकाल का चर्चा मिलेगा, और दूसरा बोगरा डिस्ट्रिक्ट में महास्थान लेख, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है। यह दोनों ऐसे अभिलेख हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, जहां आप देख पाते हैं कि कैसे पीडीएस सिस्टम को शासक बेहतर करके रखे हुए हैं। तो यह था। इसके अलावा क्या हुआ कि राजा अशोक ने अपने शासन के दौर में कई सारे अभिलेख खुदवाने का काम किया, भारत में और भारत के बाहर भी। भारत में आप देखेंगे तो इस अभिलेख की भाषा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि भारत के बाहर खरोष्टी दिखाई पड़ेगा, पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्टी लिपि, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में आप जाएंगे तो द्विभाषीय लिख दिखाई पड़ेगा। यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या है कि अशोक के अभिलेख के साथ साथ मौर्य काल के जानने में गया के बराबर पहाड़ी के लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले पाटलिपुत्र में लकड़ी के बाराबंदी का साक्ष्य मिला, इससे भी आप जान सकते हैं दौर के। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद या राजमहल से पाटलिपुत्र कुम्हार से प्राप्त हो, इससे भी आपको जानकारी मिल जाता है। अशोक महान, जिसने सर्वप्रथम ईसापुर 3री शताब्दी में क्या हुआ कि अभिलेख लिखवाने का काम किया,
तो ये सारे जो सोर्स है, ये सारे सोर्स क्या है, तो आपको मौर्य पीरियड के बारे में आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्रम में जानकारी देता है। अब बिहार में देखिए कि राजा अशोक ने किस किस क्षेत्र में अभिलेख लगाया है। तो अभिलेख आप देखेंगे अरेराज, अरेराज, लौड़िया, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये बिहार में आपको दिखाई पड़ेगा। स्तंभ लेख है, यह चंपारण से मिला, यह भी याद रखना है। अगला जो है सासाराम के चंदन पीर पहाड़ी से लघु शिलालेख, यह भी अशोक का है, यह भी याद रखिएगा। बरावर पहाड़ी तथा नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त गुफा लेख, यह भी अशोककालीन है और यहाँ से आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो बराबर की पहाड़ी अभिलेख है, इससे पता चलता है कि आजीवकों के लिए बनाया गया था, आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय जो बिंदुसार के समय में बिंदुसार के दरबार में भी दिखाई पड़ते हैं, और इससे आवास रूप में रहने के लिए क्या हुआ था कि अशोक ने इसे बराबर पहाड़ी में गुफा बनाकर दान देने का काम किया था। तो ये हमने अशोक के बारे में देखा। अब अशोक के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं गुप्त काल में, तो गुप्ता पीरियड कालीन बिहार में आप देखेंगे, इसका टाइम पीरियड हम आपको लिख दे रहे हैं। 319 आपको 319 एडी से लेकर 550 एडी का जो भारत है वो गुप्ता पीरियड का है, क्योंकि 300 आपको गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसे तो श्रीगुप्त संस्थापक बोला जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को, कि जिसने सर्वप्रथम आप सोने का सिक्का जारी किया 319 एडी में, शक संवत भी चलाया था। तो गुप्ता पीरियड को यानी कि 319 से 350 के दौर के बिहार को जानने के क्या क्या स्रोत है, तो आप देख पाएंगे कि इस काल में क्या है कि शिलालेख संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, यह भी जानकारी देगा। वैशाली, वसाड़ से मिट्टी के मोहर मिले, यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव स्वामिनी की चर्चा मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ देगा कि वैशाली से किसके मोहर मिले हैं, तो आपको बताना है कि गुप्तकालीन मोहर थे। नालंदा से प्राप्त वंशावली का वर्णन है, यह भी नालंदा से प्राप्त अभिलेख के बारे में जानकारी रखना है। कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त तथा स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख नालंदा से, अगर पूछ दिया जाए यही प्रश्न, इसी प्रश्न को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नालंदा से किसका अभिलेख मिलता है, तो याद रखना है कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त का मिला है। फिर आप जाएंगे अपसड लेख, अपसड लेख यह नवादा से प्राप्त होता है, और इस पर क्या है कि गुप्त काल के कृष्ण गुप्त से आदित्य सेन तक का चर्चा मिलेगा। तो यह भी आपको गुप्तकालीन अभिलेख से हम लोग जानने का काम करते हैं। गुप्तकालीन इतिहास बनाने में हमें क्या होता है कि मदद मिल जाता है। अब गुप्त काल के ठीक बाद आपको उत्तर गुप्त का समय आता है। तो उत्तर गुप्त, गुप्तोत्तरकालीन बिहार, गुप्तोत्तरकालीन बिहार आप कह सकते हैं 550 से लेकर आप देखेंगे कि 750 एडी तक का टाइम है। अब इसमें क्या होगा कि इस उत्तर गुप्त शासकों के वंशावली आपको कहां से पता चल जाएगा कि आरा के देव वरुणार्क से प्राप्त, यह ध्यान रखना है। पाषाण अभिलेख से जीव गुप्त द्वितीय का अभिलेख है, इससे पता चलता है ये कौन सा शासक है, तो उत्तर गुप्त शासक है। अब इसके साथ साथ आपको पाल अभिलेख, पाल शासकों के भी अभिलेख मिले। देखिए पाल शासकों के अभिलेख संस्कृत भाषा में मिला है। पाल शासक महिपाल और का नालंदा लेख से पता चलता है। महिपाल का नालंदा लेख कौन किसका है भाई? पाल शासक महिपाल का। कि गुप्त शासक कौन? बालादित्य ने नालंदा महाविहार को जलाने का काम किया। किसने जलाया? नालंदा महाविहार को जलाने का काम किया। नालंदा से प्राप्त 2 ऐसे लेख हैं जिस पर नालंदा लिखा हुआ मिलता है, तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है गुफा लेख। देखिए लेख में ही हम लोगों ने गुफा लेख देखा है। तो जस्ट हमने देखा कि बराबर पहाड़ी की गुफा का वर्णन किट्टो ने किया। किसने किया है? किट्टो ने किया है। बराबर के पहाड़ी में अशोक और पौत्र दशरथ के लेख मिले हैं। यह नागार्जुनी पहाड़ी गया से मिलता है, जिसे पता चलता है कि आजीवकों को रहने के लिए, किसको? आजीवकों को रहने के लिए गुफा दान दिया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब पुरातत्व पूछेगा आपसे कि कनिंगम महोदय को पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है, यह भी सही आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। यह पूछे कि आपसे वैशाली का खुदाई कब हुआ है, किसने करवाया है, तो आपको ध्यान रखना है
के देव देकर ने वैशाली तथा 1951 में कुम्हरार की खुदाई करवाया। यह भी इसके साथ साथ 1962 में राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। राज्य पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, यह भी डाटा आपको याद होना चाहिए। अब जानकारी के स्रोत में देखिए सिक्के के अध्ययन के लिए क्या है कि सिक्के के अध्ययन के लिए आपको दिखाई पड़ेगा सिक्के के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। लिखा हुआ है भारत ईसा पूर्व 6 सेंचुरी बीसी में सर्वप्रथम क्या हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापारियों द्वारा आहत मुद्रा यानी पंच मार्क चलाया गया है। यह अधिकांश जो मुद्रा था, आहत मुद्रा कैसा था, रजत चांदी का मुद्रा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंच मार्क कैसा मुद्रा है, तो आहत मुद्रा है। और सर्वप्रथम कब चला, तो बुद्ध महावीर काल 6 सेंचुरी बीसी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कहां से, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में चलाए गए थे। तो यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो अब भारत में सिक्के का इतिहास थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किसने लेख युग सिक्के या चित्रित युग सिक्का जारी किया है। तो आपको याद रखना है कि लेख युग सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने, किसने सर्वप्रथम जारी किया है, हिंद यूनानी शासकों ने। आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस शासक में मिनांडर नागसेन वर्ता। आपको पता है कि मिनांडर जो है वह बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। पहले शैव मतावलंबी था, लेकिन आगे चल के नागसेन या नागार्जुन के संवाद के बाद उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उनका संवाद, दोनों का बीच में जो संवाद हुआ, जिसे मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न के नाम से जाना गया। अब इसी शासक ने भारत से बाहर आपको दिखाई पड़ेगा कि सोने का सिक्का चलाया था। लेकिन भारत में अगर पूछे कि सर्वप्रथम किसने सोने का सिक्का जारी किया, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम भीम कटफाइसिस या कटफिसस प्रथम ने सोने का सिक्का जारी किया। कुषाण शासक, कौन सा शासक था, कुषाण शासकों में भीम कटफाइसिस ने भारत में सोने का सिक्का चलाया। तो यह स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। कुषाण शासकों के सिक्के दिनार सुल्तान बेहतर है, यह भी ध्यान रखना है आपको। स्ट्रैटो द्वितीय ने क्या किया, स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे का सिक्का चलाया। यह भी हिंद यूनानी शासक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखें कि भारत में सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शीशे का सिक्का जारी किया है। किसने किया है, भारतीय शासकों में सातवाहन शासकों ने। तो ये आपको याद होना चाहिए, यह आपके लिए काफी उपयोगी रहता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाले लोग कौन थे, किस वंश के लोग थे। तो गुप्त शासक ने सबसे बड़ी मात्रा में सोने का सिक्का चलाया, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो शुद्धता है, वह आपको दिखाई पड़ेगा कि कुषाणों से कम है। कुषाणों से क्या है, कम है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12 नंबर प्रश्न, आगे जो हम लोग देखते हैं कि सिक्के, आगे हम लोग बिहार के ही इतिहास में सिक्के का, तो आप देखेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि राजा जनक ने शतमान और स्वर्ण नामक सिक्के दान में दिए। यानी कि आपके शतमान या स्वर्ण क्या है, सोने का सिक्का है। बौद्ध जातक जो है निष्क को स्वर्ण सिक्का कहा है, बौद्ध जातक किसको कहा है, इसे बिहार से जानकारी मिल रहा है। आहत सिक्के में करसापन, धरण, पूर्ण चांदी का सिक्का होता था। करसापन क्या है, धरण क्या है, चांदी का सिक्का था। गौर नरेश शशांक ने स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले। किसके हैं भाई, गौर नरेश का है, शशांक का सिक्का है और यह नालंदा और गया से मिले, ये भी याद रखिएगा। और इसी शशांक ने शैव मतावलंबी होने के कारण आपको पता होगा कि बोधि वृक्ष को क्या किया था कि कटवा देने का काम किया था। और नालंदा आप जाएंगे तो यहाँ से राजा भोज, प्रतिहार शासक भोज का भी सिक्के मिले हैं। अब इसके साथ साथ रत्नाहा सिक्के, कुम्हरार, मनेर, राजगीर इत्यादि अलग अलग स्थानों से, काफी स्थानों से सिक्के मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे सिक्के क्या होते हैं, कॉइन्स, जानकारी के स्रोत के रूप में इतिहासकारों के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये था टोटल बिहार से संदर्भ में पुरातात्विक स्रोत। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत से कैसे हम लोग बिहार को जानेंगे। तो आपको पता है कि सर्वप्रथम वैदिक संस्कृति के लोगों ने आगे तरफ विस्तार किया, और इसमें आप देखेंगे कि
माधव विदेह कथा के बारे में आगे चर्चा मिलेगा। तो आप देखें कि जो ऋग पूरे वैदिक काल का टाइम है 1500 से 600 बीसी, लेकिन ऋग वैदिक काल जो आपका 1500 से लेकर बंधु 1000 बीसी का टाइम होता है। 1500 से 1000 बीसी में बिहार कैसा था, क्या कोई जानकारी है? यस। तो प्रारंभ में बिहार में आर्य लोग बसे थे और इसका कीकट कहा गया। क्या कहा था इन लोगों ने? कीकट नाम का एक प्रदेश का चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। जो बाद के साहित्य है, परवर्ती साहित्य है, उसमें भी मगध के लिए कीकट शब्द आया है। मगध के लिए कीकट शब्द आया है। जो ब्रात सप्ताह का प्रधान के, ब्रात सप्ताह करने का मतलब कि वैदिक संस्कृति से बाहर का क्षेत्र था। अथर्ववेद में, तो आप अथर्ववेद को खोलेंगे तो बिहार को सुदूरवर्ती क्षेत्र कहा है। क्या कहा है? सुदूरवर्ती क्षेत्र कहा है। फिर सतपथ ब्राह्मण में यह लिखा गया बिहार के संदर्भ में कि विदेह माधव अपने जो उनके जो पुरोहित थे गौतम राहुगण, उनके साथ याज्ञिक अग्नि के साथ सरस्वती नदी से सादानीरा, यह भी प्रश्न पूछे गए हैं, इंटरव्यू में पूछ देते हैं। सादानीरा कहने का मतलब होता है गंडक नदी से। किससे संबंध है इसका? गंडक नदी आपको दिखाई पड़ेगा गंगा पटना में आके, सोनपुर के आसपास में गंगा में इसका मिलन स्थल है। 445 मीटर इसकी लंबाई है। तो गंडक नदी तक पहुंचते हैं और मिथिला क्षेत्र में अपने एक बस्ती की स्थापना। आर्यों की पहली जो बस्ती है वो मिथिला क्षेत्र में, किधर है? मिथिला क्षेत्र में है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावे जब हम लोग लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद जब बढ़ते हैं तो बुद्ध महावीर काल, तो बुद्ध महावीर काल के जानने के लिए बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। बिहार के जो 3 महाजनपद है, क्योंकि 16 महाजनपद का चर्चा इसी में है, तो 3 महाजनपद का चर्चा आपको इसी में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन? तो मगध महाजनपद, मगध ये भी याद रखिएगा, मगध महाजनपद। अंग भागलपुर के क्षेत्र में राजा करनीसी के क्षेत्र का शासक था। और वज्जी गंसंग या लिच्छवी वज्जी गंसंग या वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। यह तीनों आप देख पाएंगे कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में आया है, तो यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावे अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण और पाणिनि के अष्टाध्यायी में मगध के साथ साथ अंग का भी चर्चा मिलता है। यानी पाणिनि का अष्टाध्यायी, तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वह व्याकरण की पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा। विष्णु पुराण कहता है कि अंग के राजा दधिवाहन ने कौशाम्बी के सतानिक के साथ युद्ध किया था, यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप देखेंगे फिर आ रहा है कीकट प्रदेश का नाम के नाम कि मगध नाम सर्वप्रथम अथर्ववेद में, किसमें मिला है? अथर्ववेद में मिला है। तो ये डाटा आपको क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। छोटा छोटा डाटा है, एक एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो जाता है। फिर यहाँ देखिए पूर्व मध्यकाल या मध्यकालीन बिहार में क्या जानकारी के स्रोत है, तो यह भी आपको हमने जस्ट कहा था कि बिहार नाम कहाँ सर्वप्रथम मिलता है? मिन्हास सिराज की रचना है, तबकाते नासरी में सर्वप्रथम बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। यह बीपीएससी इसको पीछे के प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा, अब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि चंदावर के युद्ध के बाद, यानी से 1194 के बाद जयचंद के पराजित होने के बाद आप देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कहा अपने गुलाम बख्तियार अली खिलजी को कि सल्तनत का विस्तार सर्वप्रथम पूर्वी क्षेत्र में करे, पूर्वी भारत में या पूर्वोत्तर भारत में। तो बताना है कि पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम सल्तनत का विस्तार करने वाला जो गुलाम था बख्तियार अली खिलजी था। इसने क्या किया, जब आगे बढ़ा तो सारे बौद्धिस्टों को काटते हुए आगे निकलता है और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब देखता है कि बौद्ध बिहार का काफी, बिहार शरीफ आदि क्षेत्रों में बौद्ध बिहार को देखा, इसके बाद इसका नाम बिहार रखा। उसका नाम क्या रख दिया? बख्तियार अली खिलजी ने। ठीक है, और बिहार शरीफ आज भी है को अपना महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। यह भी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं कि बख्तियार अली खिलजी का महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र कहाँ था, तो बिहार शरीफ। आगे जब बढ़ेंगे तो वहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि कई सारे तुगलक कालीन सिक्के भी मिले हैं। अकबर काल में शेरशाह के प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था पर अब्बास खान शेरवानी ने क्या किया था
कि तारीखे शेरशाही, शेरशाह के बारे में जानने का एकमात्र पुस्तक है जिसमें बिहार के संदर्भ में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। तो यह भी आपको अब्बास खां शेरवानी के बारे में आपको याद रखना है कि तारीखे शेरशाही नामक पुस्तक लिखा है जिससे बिहार के संदर्भ में जानकारी मिलता है। अब यहाँ देखिए कुछ अन्य पुस्तक है जिससे आपको बिहार के संदर्भ में जानकारी मिलेगा। वह है, पुस्तक का नाम है इंडिका। यहाँ से बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत है, आने का काम किया था और उसने नगरीय प्रशासन, इंडिका में नगरीय प्रशासन का बेहतर, पाटलिपुत्र नगरीय प्रशासन का बेहतर जानकारी मिलेगा। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है, यहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। अगला है अफसाना शाही, शेख कबीर का रचना है। इसको मैचिंग में दिया जा सकता है, अब यह नहीं पूछा है लेकिन पूछे जा सकते हैं। बामियाते मुस्तकी, अब देखिए यह पुस्तक रिजिकुल्ला का है। किसका है? रिजिकुल्ला का है बामियाते मुस्तकी। कृति लग्ता एवं कृति पताका, यह पुस्तक विद्यापति का, इसे आपको पता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर, यह बीपीएससी पूछ चुका है कि वर्ण रत्नाकर किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिरेश्वर का है। रजनी रत्नाकर, यह भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यह चंदेश्वर की पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य का। कौटिल्य या चाणक्य की जो पुस्तक है यह विधि पुस्तक है। क्या है? लॉ पुस्तक है। तो यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है। कितने इसमें हिस्से हैं? तो 15 प्रकरण 180 अधिकरण में बटा हुआ, यह भी आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ यूपीएससी भी दास व्यवस्था के बारे में कौटिल्य से जोड़ के पूछा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ केवल किताब का नाम जानेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि, यह व्याकरण की पुस्तक है। यहाँ से भी बिहार के संदर्भ में विस्तृत जानकारी मिलने का काम करता है। इसके अलावा विदेशी यात्री, तो हम लोग देखिए विदेशी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने भी अपनी अपने माध्यम से जो लिखा है उससे भी बिहार के संदर्भ में आपको पता चल जाएगा। हाल में क्वेश्चन मेगास्थनीज 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक, यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इंडिका नामक पुस्तक लिखा है जो नगरीय प्रशासन के बारे के साथ साथ अन्य भी सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, कुम्हरार में जो राजप्रसाद था, राजधानी था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी भी दिया गया है। इसके जस्ट बाद चीनी यात्री फाहियान, यह भी प्रश्न आपको पूछा गया है 399 से 414 एडी में। फोक क्यू की किताब की रचना है। या यहाँ देखिए गलत टाइप हो गया है, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय कर दिया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। यह बताता है फाहियान चीनी यात्री था, बौद्ध केंद्रों का भ्रमण कर रहा था, जिसने बताने का काम किया है कि जो मध्य देश है उस क्षेत्र में क्या था कि कौड़ी यानी शंख सीपीज का बना हुआ वो मुद्रा के रूप में प्रचलन में था। साथ ही चंडालों की क्या स्थिति था, इसके बारे में विस्तृत चर्चा देने का, यानी कि सोसाइटी किस तरीके से चल रही थी, बढ़ रही थी, इसके बारे में फाहियान बताता है। यह प्रश्न अभी जस्ट पूछे गए हैं, यह विधान आपको देखना है स्टेटमेंट में। वेनसांग 629 से लेके 44-45 तक क्या हुआ कि भारत भ्रमण पर निकला। यात्रियों का राजकुमार है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इस किताब का नाम है सी यू की। इसने हर्षवर्धन के समय में, यह भी प्रश्न पूछे गए हैं, हर्षवर्धन के समय में भारत भ्रमण पर किया, तो आपको याद रखना चाहिए अभी। और यह आप देखेंगे कि कन्नौज जो महासम्मेलन हुआ, महामुत्सर्जन हुआ, उसमें आपको अध्यक्षता करते हुए दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक कि सुरक्षा की बात करता है और इसे डाकुओं के द्वारा खुद लूट लिया गया था, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसके जस्ट बाद इस सिंह जो 671 से 94 एडी में भारत आया, नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। तो यह भी प्रश्न आपको पूछा था कि इस सिंह किस समय भारत आया, और यही इस सिंह कहता है कि गुप्त शासक श्री गुप्त ने क्या किया था कि गया में चीनी यात्रियों को मंदिर बनाने का दान दिया था। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो जानने के स्रोत थे, इससे कई प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, नए नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज का क्लास आपका बेहतर जानकारी के साथ मिला होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप सब जो इसको सुनेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपका अचीवमेंट होगा। और साथ साथ आप सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर और उसके टीम को प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ साथ मेरा जो नंबर है आप कंसल्ट कर सकते हैं 9818438352। इस नंबर पर क्या है कि आप आके आप कंसल्ट करने का काम करेंगे।